नमस्कार। अमर उजाला के खास शो माय ज्योतिष में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम इस खास शो के माध्यम से बात करेंगे पितृपक्ष की, यानी पितरों के लिए समर्पित श्राद्ध पक्ष की। भादो पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक मनाने की परंपरा है भारत में, और इस बार श्राद्ध पक्ष भाद्रपद पूर्णिमा यानी 2 सितंबर से आरंभ हो रहा है। तो कैसे 15 या 16 दिन पितरों को समर्पित श्राद्ध पक्ष के महत्व को समझा जाए, क्या विधि विधान है इस पूरे ही परंपरा का, और पितरों की पूजा कैसे की जाए, ये सब कुछ बताने के लिए आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं फेसबुक से आचार्य आदित्य जी। स्वागत है आपका आदित्य जी इस खास शो जी में। नमस्कार। तो आचार्य आदित्य के बारे में हम आपको बता दें कि वैदिक और लाल किताब एस्ट्रोलॉजर हैं आचार्य आदित्य, और आप सभी दर्शकों से भी हमारी गुजारिश है कि अगर आपका पितृपक्ष यानी श्राद्ध से जुड़ा कोई सवाल है तो आप आचार्य आदित्य से पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल आचार्य आदित्य जी यही है कि इस पितृपक्ष को यानी जो श्राद्ध का पक्ष है इसके महत्व को किस तरीके से समझा जाए। जो एक 15 दिन की एक अवधि हमारे हमारे समाज में और जो हमारे रीति रिवाजों के अंदर रखी गई है वो पितरों के लिए रखी गई है। पितृ माने वो पीढ़ी हमारी जो जा चुकी है, हमारे दादा दादी नाना नानी। हम ये मानते हैं कि जब हम ये पंचभूत का शरीर त्यागते हैं तो उसके बाद भी जीवन रहता है, और आने वाली पीढ़ियों की ये एक परंपरा बनती है, उनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि जब हमारे हमारे पितृगण, हमारे दादा दादी नाना नानी जब वो इस शरीर से चले गए हैं तो उनकी उनकी गति के लिए ये पूजा पाठ करना बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि पृथ्वी लोक को त्यागने के बाद मनुष्य सीधा यहाँ से माना जाता है कि वो पितृलोक जाता है, और पितृलोक में उसे क्या चीज प्राप्त होगी क्या नहीं होगी, वो उसके जो अनुयायी, जो उसके डिसेंडेंट्स हैं, जो उसके आने वाली पीढ़ी होती है, उनका किया गया पूजा पाठ इतना महत्व रखता है कि उनका किया हुआ उन्हें वहां पर पितृलोक में प्राप्त होता है। तो ये जो 15 दिन रखे गए हैं, इन 15 दिन का इतना ज्यादा महत्व है कि इन 15 दिन के अंदर तो भगवान की भी पूजा नहीं की जाती, क्योंकि इन 15 दिन के अंदर पितरों की पूजा से भगवान की पूजा का ही फल प्राप्त होता है हमें। तो इसलिए इसको खास तौर पे जो अश्विन का मास आता है उसके अंदर जो पूर्णिमा से अमावस्या का जो समय होता है, ये सिर्फ और सिर्फ पितरों के लिए रखा गया है। और हम यूं भी मानते हैं कि ये वो 15 दिन होते हैं कि जब पितृलोक से हमारे पितृगण धरती पर उतर के आते हैं और हमारी की हुई पूजा और हमारा दिया हुआ जो भोग होता है उसको लेते हैं और हमसे प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देके वापस जाते हैं। बिल्कुल। और क्योंकि पितृ जो पूजा होती है, पूजा अर्चना जो की जाती है, भले ही भक्तिभाव से भी की जाती है, और सवाल आता है विशेष अंगों का। तो पितृ पूजा के दौरान ये विशेष अंग कौन से हैं, और हमारे दर्शकों को थोड़ा से आसान सी भाषा में थोड़ा समझाइए जी आदित्य जी कि ये जो विशेष अंग हैं क्या हैं, कौन से हैं जो जी पितृ पूजा में इस्तेमाल किए जाते हैं। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है। देखिए, पितृ पूजा में सबसे पहले तर्पण, तर्पण माने जल से पूजा जो की जाती है, गंधोदक जल से, गंगा जल से। देखिए, हमारी परंपरा ये कहती है कि सबसे बड़े पितृ भगवान विष्णु हैं, तो भगवान विष्णु की निमित्त की हुई कोई भी पूजा इस समय में हमारे पितरों तक पहुंचती है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण अंग है श्राद्ध की पूजा का, वो तर्पण माना जाता है, जिसमें कि हम कुशा से, काले तिल से, गंगा जल से, गंधोदक जल से, नाना प्रकार की वस्तुओं से हम भगवान विष्णु की मूर्ति के ऊपर जल से तर्पण करते हैं। और तर्पण एक ऐसा भाग है श्राद्ध की पूजा का जिसे कोई भी कर सकता है। देखिए, हम मानते हैं कि श्राद्ध की पूजा के अंदर पूजा का अधिकार सभी को नहीं होता। घर के बड़े बेटे को माना जाता है, पूजा का अधिकार होता है। पर तर्पण अगर कोई भी करना चाहे घर में, वो अपने पूर्वजों के लिए कर सकता है। इसलिए बिना तर्पण के कोई भी पूजा अपने पूर्वजों के निमित्त वो पूरी नहीं मानी जाती। इसलिए सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण अंग जो होता है वो तर्पण होता है। उसके बाद अन्नदान। देखिए, हम यूं मानते हैं कि जब पितृपक्ष आता है तो ब्राह्मण को निवेदन किया जाता है, ब्राह्मण आके हमारे यहाँ पर पूजा करते हैं, हम उन्हें अन्नदान देते हैं, भोजन कराते हैं। और उस समय ऐसा माना जाता है कि हमारे पितरों का वास उन ब्राह्मणों के अंदर ही होता है। तो ब्राह्मण हमसे जितना तृप्त होके जाता है, हमें जितना आशीर्वाद देके जाता है, हम उसका एक प्रत्यक्ष रूप में प्रमाण ले सकते हैं कि हमारे पितर हमसे प्रसन्न होके जा रहे हैं। तो दूसरा भाग रहा अन्नदान। तीसरा वस्त्रदान।
देखिए ब्राह्मण आता है तो हम उसको हमारा एक प्रयास रहता है कि हम उसको नाना प्रकार की वस्तुएं दे के उसको पूरी तरीके से संतुष्ट करके भेजें। तो जब वस्त्र दान जो कि हम धोती कुर्ता हम इस प्रकार से अगर कुछ वस्त्र दान करते हैं तो ये भी एक एक काफी अच्छी परंपरा के अंदर माना जाता है कि अन्नदान के साथ अगर वस्त्र दान किया जाए तो भी हमारे पूर्वज जो हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं। चौथा, पिंडदान। पिंडदान माने जो हम काले तिल से और चावलों से जो हम मोटा वो बनाते हैं, गोला बनाते हैं चावल का, जिसको हम शुद्ध हिंदी में पिंड कहते हैं। तो अपने पितरों के निमित्त जब हम पिंड को दान करते हैं तो ये भी एक भोग की वस्तु मानी जाती है। पिंडदान तर्पण की तरह नहीं होता, ये मैं स्पष्ट कर दूं। तर्पण करने का अधिकार घर में हर मनुष्य को होता है, पर पिंडदान करने का जो अधिकार होता है वो घर के बड़े बेटे को ही होता है, और बड़े बेटे के अभाव में जो उनके बाद बेटा होगा उसको होता है। तो पिंडदान सभी के लिए नहीं होता, और पिंडदान करना भी बहुत आवश्यक अंग है श्राद्ध की पूजा का। और अंत में दक्षिणा। देखिए हमारे यहाँ पे ब्राह्मण जब आता है तो उसको हम हर प्रकार से, जैसे मैंने बोला, हम उसको संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। तो दक्षिणा का ये महत्व बताया गया है कि ये सारे काम, उपर्युक्त जितनी चीजें मैंने बताई हैं, करने के बाद अगर ब्राह्मण को लक्ष्मी ना दी जाए, अगर उसको दक्षिणा ना दी जाए, तो हमारी की सारी पूजा जाने का व्यर्थ व्यर्थ हो सकती है, और हमें एक प्रकार का पूजा करने के बाद दोष लग सकता है। इसलिए ब्राह्मण को जब हम जितने प्यार से निवेदन देते हैं, जब उन्हें हम संतुष्ट करके पूजा के बाद भेजते हैं, तो अंत में दक्षिणा का जो दान होता है वो ब्राह्मण को देना अति आवश्यक है। तो ये 5 अंग जो हैं श्राद्ध की पूजा में, ये खास तौर पे हमारे वेदों और शास्त्रों में बताए गए हैं, और ये सभी को करने चाहिए। कि हम पितृ पूजा के दौरान किस तरीके से पूजा अर्चना की जाए, किस तरीके से अपने पितरों को ध्याया जाए, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं आचार्य आदित्य जी जी। से। आदित्य जी, इस बीच हम कुछ दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। हालांकि पितृपक्ष के दौरान कोई ऐसा शुभ काम नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ लोगों के सवाल जुड़े हुए हैं शुभ कार्यों से ही जुड़े हुए, और इनका सीधा सीधा कुछ लोगों का ये भी कहना है कि क्या पितृदोष है। तो कुछ सवाल ले लेते हैं, अगर आप उनका उत्तर, उनका निराकरण कर सकें तो। सबसे पहला हम जो सवाल है वो इरफान कियानी का लेते हैं। ये कह रहे हैं कि प्लेसमेंट ऑफ ऑल स्टार्स इन माय डॉटर्स कुंडली विद बेस्ट स्टडी सजेशन। तो ये जानना चाहते हैं कि टीचिंग, बैंकिंग, मेडिकल कहाँ वो बच्ची ट्राई करे, और डेट ऑफ बर्थ उसकी 6 फरवरी 2014 है। और इसके अलावा इन्होंने यही जानना चाहा है कि बच्ची किस तरीके से बेहतरी कर सकती है। जी, मुझे समय और स्थान अगर आप बता दें तो। जी अच्छा। बिल्कुल, क्योंकि लगातार सवाल जो हैं वो सामने आ रहे हैं। जी। ऐसे ही कुछ सवाल और हैं, क्योंकि जी। यहाँ जहाँ बच्चे की बेहतरी पूछी जा रही है, वहीं एक और दर्शक हैं। जी। इस बीच आपसे मैं एक सवाल ये कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं और बीच बीच में कुछ कट भी हो रहा है कनेक्टिविटी के चलते। आपसे आदित्य जी ये सवाल है कि पितृ पूजा किन सिद्ध स्थानों या तीर्थ स्थानों पर किए जाने की परंपरा है, क्योंकि कभी कभी लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि हम पितृ पूजा करें तो कहाँ करें, किस तरह का स्थान हो, और क्या कुछ बातें इसमें और शामिल हो सकती हैं। जी, ये भी देखिए काफी अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। वैसे तो हम पितरों के निमित्त जो पूजा है वो अपने घर में कर सकते हैं, पर हमारे वेदों शास्त्रों में कुछ ऐसे सिद्ध स्थान, कुछ ऐसे तीर्थ बताए गए हैं जहाँ पर अगर हम श्राद्ध की पूजा करें, तर्पण करें, अन्नदान, वस्त्रदान, पिंडदान अपने अपने पितरों के निमित्त करते हैं तो फल अनंत गुना प्राप्त होता है। जिसमें सबसे ऊपर बद्री का आश्रम, जिसे हम बद्रीनाथ के नाम से जानते हैं, अगर किसी व्यक्ति विशेष को वहां जाने का अवसर मिले और वहां बैठ के अगर वो पितरों के निमित्त ये सारे कार्य कर पाए तो अति उत्तम है। उसी प्रकार राजस्थान का जो पुष्कर तीर्थ है, पुष्कर राज जिसे बोला जाता है, वहां पर अगर बैठ के तर्पण, अन्नदान, पिंडदान हम ये पूजा कर पाए तब भी बहुत ही अच्छा गिना गया है। ऐसे उज्जैन के सिद्धवट में अगर किया जाए तो बहुत अच्छा गिना गया है। हरिद्वार में नारायणी शिला नाम का एक भगवान विष्णु का मंदिर है, वहां भी वो भी एक सिद्ध स्थानों में उसकी गिनती होती है। अगर वहां पे आप पूजा पाठ, अर्पण तर्पण कर पाए तो काफी अच्छा रहेगा। इसी प्रकार बिहार में गया जी जो हमारा स्थान है, गया जी, गया तीर्थ में अगर आप अपने पितरों के निमित्त पूजा पाठ तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं तो बहुत अच्छा माना गया है। और अंत में कुरुक्षेत्र में एक जगह है जिसे हम पेहुए के नाम से जानते हैं, जहां पर माना जाता है कि महाभारत काल में जितने भी योद्धा, जितने भी सैनिक थे, जब उनकी मृत्यु हुई थी उनका श्राद्ध कर्म यहीं पे किया गया था। तो वहां पर ब्रह्म सरोवर के निकट बैठ के जो पूजा की जाती है
उसे भी अति शुभ माना गया और अनंत गुना फल की प्राप्ति की जा सकती है। का सवाल है शादी के सिलसिले में सवाल है जी, इनकी शादी कब होगी? महिला हैं ये। 3 फरवरी जी, 1988 का इनका जन्म है और शाम 7 जी। बजकर 10 मिनट का समय है। बिहार ईस्ट चंपारण बेतिहा की ये रहने वाली हैं, इनकी लोकेशन जो है। और साथ ही आचार्य जी सवाल ये भी है कि क्या जी, इनकी कुंडली में पितृदोष है? क्या पितृदोष की ही वजह से मैरिज में डिले हो रहा है? जी, जी। जी, देखिए इनका जो प्रश्न है शादी को लेके, वो काफ़ी प्रश्न इन्हें इस समय वाक़ई पूछना चाहिए। और रही बात इनके कुंडली के अंदर पितृदोष, इनकी कुंडली में पितृदोष के लक्षण नहीं है, तो ये अपने मन में किसी प्रकार का कोई संशय ना रखें। और इनकी जो विवाह का योग है, इनका विवाह का योग इस जुलाई से बन चुका है और वो दिवाली तक अभी रहेगा। तो इनका जो विवाह का पूरा-पूरा योग है वो भी बन चुका है और इनको थोड़ा संयम से काम लेना चाहिए और मैं इनको बोलूँगा कि इनको महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, लक्ष्मी नारायण जी का शुक्रवार शुक्ल पक्ष के दिन ये व्रत रखें, बिना किसी गिनती के। तो इनका नवंबर से पहले एक अच्छा प्रस्ताव विवाह का आने की काफ़ी अच्छी संभावना है और इनकी शादी हो जाएगी। इनको ऐसा कुछ भी संशय मन में नहीं रखना चाहिए। इनका शादी का अच्छा समय चल रहा है। अगले दर्शक हैं रमन भारद्वाज जो हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त और उनका ये सवाल है आचार्य जी, आदित्य 18 अगस्त 1980 इनका जन्म है और दोपहर जी, 12:30 बजे का समय है, दिल्ली स्थान है। सवाल इनका ये है जी। कि इनकी नौकरी कब लगेगी? नौकरी। जी। देखिए इनका नौकरी का जो योग है वो भी जुलाई में बन चुका है। और मैं इनको एक चीज़ बोलूँगा कि आप ज़रा संयम से रहें और ज़रा हिम्मत ना हारें। आपकी शादी आपकी क्षमा चाहूँगा, आपकी नौकरी का जो योग है वो पूरा बना हुआ है। साथ ही मैं एक चीज़ आपको बोलूँगा कि आपको शनि का कुछ उपाय करने चाहिए, जिसमें कि शनि को तिल दान और जो सरसों के तेल का, नहीं तो जो तिल के तेल का दान होता है वो करना चाहिए। और शनिवार के दिन किसी कोढ़ी व्यक्ति को या किसी अत्यंत गरीब एक एक निर्धन व्यक्ति को आप भोजन कराएँ और उसको काली वस्तुओं का दान करें, तो आपकी जो शादी का योग है वो पूर्ण रूप से बन जाए। आपका आपका जो नौकरी का योग है वो चल रहा है और आने वाले समय में भी वो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आप भी बिल्कुल संशय ना रखें, आपका जो योग है वो चल रहा है। थोड़ी-सी परेशानी यहाँ पे आ रही है कि आपकी शनि की ढैया चल रही है अभी, इसलिए आपके कार्य के अंदर थोड़ी-सी देरी हो रही है। आप शनिदेव को थोड़ा-सा प्रसन्न कीजिए, आपकी काफ़ी अच्छी नौकरी लगने की संभावना है। जी, 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 जी। जी, इनकी जन्म कुंडली के अंदर अभी थोड़ा-सा कष्ट का समय मुझे दिखाई दे रहा है। पर आपका जो आने वाला समय है, जो कि नवंबर के बाद का समय रहेगा, थोड़ा-सा आपकी नौकरी लगने में विलंब है और उसमें भी मुझे ऐसा कुछ चीज़ दिखाई देती है आपकी कुंडली में कि आपकी प्राइवेट जॉब लगने की संभावना ज़्यादा है। इसलिए और मैं आपको कुछ उपाय इसी के साथ बताना चाहूँगा कि आपको मंगल से जुड़े कुछ उपाय करने चाहिए, क्योंकि मंगल आपके जो 10वाँ स्थान है, जहाँ से हम व्यवसाय देखते हैं, आपके दशमेश हैं। जिसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि शनिवार के दिन लाल मसूर की दाल करीब 1 किलो, वो आप किसी ज़रूरतमंद आदमी को, नहीं तो मंदिर में, नहीं तो गुरुद्वारे में उसका दान कीजिए। और ऋण मोचक मंगल स्तोत्र, ये पद्म पुराण में मंगल शांति का एक काफ़ी अति उत्तम उपाय बताया गया है। इसका आप रोज़ पाठ करें, तो कुछ समय के अंदर आपका नौकरी का अच्छा योग बनेगा। मैं आपको मना नहीं करूँगा, आपको सरकारी नौकरी के लिए बिल्कुल प्रयास करना चाहिए, पर आपका जो प्राइवेट नौकरी का योग है, वो ज़्यादा प्रबल है कुंडली के अंदर। साथ ही साथ आपको करीब 43 दिन तक पीपल के पेड़ में जल प्रदान करना चाहिए।
तो आपका जो नौकरी का योग है वो बन जाएगा। थोड़ा सा समय की बात है, आप भी थोड़ा सा संयम रखें। आपका आने वाले समय के अंदर जब दिवाली के निकट का समय आएगा, आपकी नौकरी का जो योग है वो बनेगा। और अगले दर्शक राहुल सिंह हैं, जिनके मन में ये सवाल है कि उनकी शादी और सरकारी नौकरी कब तक जी। लगेगी। तो इनके बारे में थोड़ा सा हम आपको जानकारी दे दें आचार्य आदित्य। 17 जनवरी 1990 और जी। सुबह दोपहर 3:30 बजे का समय है जन्म का। जगह है जी। मोतिहारी, बिहार। देखिए, इनका शादी का और जो नौकरी का योग है वो इकट्ठा चल रहा है अभी। अभी पहले क्या लगेगा वो तो बताना थोड़ा मुश्किल है, परंतु इनका जो कष्टमय समय था 2019, इनकी कुंडली बता रही है इनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। और दोस्त, मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आपका जो बुरा समय था, जो कष्टमय समय था वो जा चुका है। और आने वाला जो समय है, यहाँ से दिसंबर तक, अगस्त से दिसंबर, उसके बाद संक्रांति जो जनवरी की आएगी, तब से लेके 31 मई तक आपका समय काफ़ी अच्छा है। जिसके मध्य आपके दोनों काम, शादी और आपका जो व्यवसाय है, नौकरी लगने की संभावना काफ़ी अच्छी है। आपका काम हो जाएगा, घबराएँ ना, क्योंकि आपकी बृहस्पति की महादशा आपकी 2019 में लग चुकी है और बृहस्पति आपका ग्रह है जो आपके दोनों काम कार्य कराने के लिए आया है। तो आप बिल्कुल संशय ना रखें, आपके दोनों काम सिद्ध हो जाएँगे जल्दी। बिल्कुल। और कई ऐसे दर्शक हैं जिनको इस समय ये महसूस हो रहा है आचार्य आदित्य, कि उनका जो जीवन जो है एक स्टक हो गया है, स्टक फीलिंग सी आ रही है। जी। तो कुछ जो सवाल हैं, संजय आर सोलंकी हैं, जिन्होंने ये सवाल किया है कि उनको जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उनकी जॉब अभी तक नहीं लगी है। तो 4 जनवरी जी। 1987 इनका जन्म है और जी। 3:45, दोपहर 3:45 का समय है, जोधपुर हाँ जगह, जी। राजस्थान में। तो ये जी। जानना चाहते हैं कि जॉब कब तक लगने वाली है, क्योंकि उनको अभी तक कुछ दिशा नहीं दिख रही है। जी, मैं देखिए सबसे पहले इन्हें बोलूँगा कि आप घबराएँ नहीं बिल्कुल। कभी-कभी कष्ट का जो समय होता है, उसी के अंदर ही इंसान का, मनुष्य का जो कार्य होने की सिद्धि का ना संभावना अधिक रहती है। तो बिल्कुल भी आप अपनी हिम्मत ना हारें और आपका जो अच्छा समय है, जिसमें आपके सारे कार्य सिद्ध होना और एक ज़िंदगी में, जीवन के अंदर एक दिशा मिलना, आपका वो समय आने वाला है। और मैं आपको 2 तरीके बता रहा हूँ। एक 23 सितंबर, उसके बाद दिवाली के बाद का जो समय होगा, आपके जीवन के अंदर काफ़ी अच्छी चीज़ों का प्रवेश होने वाला है। जैसे मैं आपकी कुंडली देख रहा हूँ, 2019 मार्च से लेके दिसंबर तक आपके लिए खासा बुरा गया था, पर आपका वो बुरा समय अब जा चुका है और जो आपका आने वाला समय है, वो आपके काफ़ी अनुकूल रहेगा। मैं आपको एक चीज़ का, एक एक आपको मैं ज़रूर एडवाइस करना चाहूँगा कि आपको शनि देव का जो पत्थर होता है, नीलम, अगर आप नीलम धारण कर लें, तो आपको ज़िंदगी के अंदर काफ़ी चीज़ों की सिद्धि, काफ़ी चीज़ों की प्राप्ति काफ़ी आसानी से हो जाएगी। और अपने मन को और कार्य को बिल्कुल साफ रखें। जिस चीज़ के अंदर आपका योगदान बनता है, उस चीज़ के अंदर आप रहें और जिसमें नहीं है, ना रहें। आपकी कुंडली के अंदर देखिए कालसर्प दोष के भी जो लक्षण हैं, वो काफ़ी स्पष्ट हैं। तो आपको कालसर्प दोष की जो पूजा है, जब पितृपक्ष निकलता है, तो अगर आप नासिक त्र्यंबकेश्वर जैसी जगह में जाएँ, नहीं तो अगर आप श्रीकालाहस्ती, जो कि चित्तौड़ के पास आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पे जाके आपको एक बार अपने कालसर्प दोष की शांति करवा लेनी चाहिए, क्योंकि जो दिशाहीनता जीवन में आ रही है, उसके अंदर राहु केतु का प्रभाव काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है मुझे। और सामान्य तौर पे अगर आप शनिवार और एतवार के दिन श्वान को, जो कि कुत्ता होता है, आवारा कुत्तों को अगर आप दूध, बिस्किट, ब्रेड अगर अगर आप रूटीन के अंदर खिलाते हैं, तो भी आपके राहु केतु की शांति होती है। और बिल्कुल ना घबराएँ, आपका जो कष्टमय समय था वो भी 2019 में खत्म हो चुका है। और सितंबर, नवंबर और संक्रांति जब 15 जनवरी 2021 आएगी, तो आपको काफ़ी चीज़ें स्पष्ट रूप में दिखाई देंगी और जिस-जिस चीज़ में लेके आपको जीवन में कष्ट मिल रहा है, उसकी समाप्ति होगी, घबराएँ ना बिल्कुल भी। जी। एक और दर्शक हैं इरफान कियानी, पाकिस्तान से इन्होंने मैसेज किया है। ये जी। अपनी बच्ची को लेकर काफ़ी परेशान हैं, उसकी एजुकेशन को, उसकी जॉब को लेकर भी परेशान हैं। वो बताते हैं कि उनकी बेटी का जो जन्म है 6 फरवरी 2014 का है। जी। तो ये जानना चाहेंगे कि कौन से क्षेत्र में उनकी बेटी के सितारे प्रबल रहेंगे, बैंकिंग, एजुकेशन, किस क्षेत्र में?
मुझे समय और स्थान चाहिए होगा। केवल इन्होंने पाकिस्तान ही लिखा हुआ है आदित्य जी। फिलहाल हम कुछ और जी। हम इरफान कियानी जी से गुजारिश करना चाहेंगे, पाकिस्तान में कौन सी जगह है आप उसका उल्लेख ज़रूर करें, उसको ज़रूर लिखें, तब आपका मैं सवाल ले सकती हूँ शायद, और तभी आपका जवाब भी सटीक मिलेगा। कुछ और सरिता मोहंती हैं, बता रही हैं कि 12 नवंबर 1992 का जन्म है, शाम 5:30 बजे का। उड़ीसा से ये बोल रही हैं और कह रही हैं कि मैरिज कब होगी। 12 नवंबर 1992 शाम 5:30 बजे का वक्त है। शाम 5:30 बजे। स्थान उड़ीसा, अंगुल उड़ीसा, अंगुल। जी, मैं क्षमा चाहूंगा, इनका प्रश्न क्या पूछा था इन्होंने? किस साल इनकी शादी होगी? शादी, देखिए इनका भी शादी का और जो पार्टनर का साथ ही समय है। प्रोफेशन भी जानना चाह रही हैं। अच्छा, जी 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 बिल्कुल। देखिए शादी का जो इनका योग है वो जुलाई में बन चुका है। जो जनवरी से जून का समय था 2020 का, वो काफी कष्टप्रद था। हमने भी देखा है देश दुनिया के अंदर क्या घटनाएं घटित हुई हैं, पर जुलाई के बाद से काफी योग खुल रहे हैं। इनका भी मैं बोलूंगा कि 1 जुलाई से जो 15 नवंबर का समय है, उसके अंदर शादी में अच्छा प्रस्ताव आना, शादी का पक्का हो जाना और शादी का हो जाना, इन तीनों चीजों की जो संभावना है वो काफी अच्छी है। 2017 से 20 का समय इनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था, और वो खास तौर पे व्यवसाय के नाम पर व्यवसाय के हिसाब से भी काफी बिगड़ा हुआ दिख रहा था, पर अब वो समय इनका जा चुका है। और 2020, 21 और 22 इनके व्यवसाय के हिसाब से इनकी कुंडली में काफी अच्छा जाएगा। तो मैंने बोलूंगा कि आप भी बिल्कुल घबराए ना, आपका जो समय था बुरा वो जा चुका है। बस मैं एक चीज का इनको बात बोलूंगा, क्योंकि इनका मंगल और सूर्य नीच है, तो इनको मंगल और सूर्य से जुड़े हुए जो उपाय हैं वो जरूर करने चाहिए। और जिसमें अगर ये सूर्य की आराधना करती हैं, सूर्य को अर्घ, जिसे हम जल कहते हैं, जल प्रदान करके सूर्य अष्टकम का पाठ करें, तो इनके जीवन के अंदर व्यवसाय में काफी उन्नति होने की संभावना है। और मंगल के लिए, जैसा मैंने पिछले कुछ सवालों में बताया, ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का अगर ये नित्य पाठ करें, तो इनके जीवन के अंदर जो परेशानियां हैं वो बिल्कुल न्यूनतम रह जाएंगी। शादी का योग आपका बना हुआ है और ये नवंबर के बाद भी रहेगा, तो आप बस थोड़ा सा संयम दिए। बिल्कुल। सरिता जी से उम्मीद है कि उनको जवाब मिल गया होगा। और जैसा कि हमने एक दर्शक अभी लिए थे आचार्य आदित्य जी, इरफान कियानी पाकिस्तान से, तो इन्होंने जगह का नाम दिया है झेलम सिटी। झेलम सिटी जगह का नाम है और 6 फरवरी 2014 का जन्म है। बैंकिंग, एजुकेशन और किस क्षेत्र में, किस फील्ड में भाग्य आजमाया जा सकता है? देखिए इरफान जी, मैं आपको पहली चीज ये स्पष्ट कर दूं कि ज्योतिष का सिद्धांत है, जब तक बच्चा 12 वर्ष का नहीं हो जाता, तब तक उसकी जो कुंडली है वो माता पिता के हिसाब से चलती है। और इट इज ओनली आफ्टर 12 इयर्स दैट द हॉरोस्कोप बिकम्स इंडिपेंडेंट। तो मैं जो आपको योग बता रहा हूँ, ये योग पूरा होते होते, इसको खुलते खुलते बच्चे का 13वें साल की उम्र में आना स्पष्ट है, स्पष्ट होना जरूरी है। और आपके सवाल के हिसाब से अगर मैं बताऊं, तो आपके बच्चे के लिए टेक्निकल लाइन, आपका सवाल था कि बैंकिंग, कॉमर्स की जो लाइन है, ट्रेडिंग की लाइन है, वो ना लेके अगर ये बच्चा टेक्निकल लाइन के अंदर जाता है, जो कि आईटी की लाइन होती है, टेक्नोलॉजी की, इंजीनियरिंग की लाइन होती है, वो इस बच्चे के लिए काफी अच्छी रहेगी। हालांकि ये बच्चा होगा काफी वर्सेटाइल, इसके अंदर जो क्षमता होगी कार्य करने की वो बहुत गजब की होगी, पर वो आते आते कुछ समय का अभी हमें इंतजार करना आवश्यक है। टेक्निकल लाइन में अगर आप बच्चे को लेके जाते हैं तो इस बच्चे के लिए काफी अच्छा रहेगा। और टेक्निकल लाइन के साथ अगर ये बैंकिंग में, वेल्थ मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, शेयर ट्रेडिंग, इंश्योरेंस सेलिंग, टैक्सेशन, अगर ऐसी फील्ड के अंदर ये जाती है तो काफी अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा इसके लिए। पर टेक्निकल लाइन में अगर जाती है तो इसके लिए काफी अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल। और क्योंकि दर्शक हमें लगातार सवाल कर रहे हैं और अपने भविष्य के बारे में भी जानना चाहते हैं कि उनको किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन समय का अभाव है, इसीलिए हम सभी सवालों को हम सम्मिलित नहीं कर सकते हैं। फिलहाल सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक आखिरी सवाल आचार्य आदित्य, आपसे मेरा यही है कि अगर कोई अपने पितृ की तिथि पर पूजन ना कर पाए, तो ऐसे में उसको क्या उपाय करना चाहिए? ये आज का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे मेरे से सवाल किया है। देखिए, बीमारी के चलते, काम के चलते,
हम अपने देश में ही ना मौजूद हो तो कभी-कभी हम अपने पितरों के निमित्त पूजा, दान, दक्षिणा, पिंडदान नहीं कर पाते। तो ऐसे में अगर हम यहाँ पे रहते हमारे यहाँ रहते-रहते हमारे पितरों की, माता-पिता की, दादा-दादी, नाना-नानी की अगर तिथि निकल जाती है तो सर्वपितृकार्यम अमावस्या, जो कि इस साल 17 सितंबर को पड़ेगी। सर्वपितृकार्य अमावस्या वो दिन होता है कि अगर आपकी तिथि किसी वजह से छूट गई है तो आप इस दिन वो सारे कार्य, वही श्राद्ध जो मैंने बताया, श्राद्ध कर्म जिसमें तर्पण, पिंडदान, वस्त्रदान, अन्नदान और दान दक्षिणा ब्राह्मण के निमित्त कर सकते हैं। और अगर किसी वजह से यह अवधि निकल जाए तो जो अमावस्या मंगलवार के दिन पड़ती है, साल में 1 या 2 बार आती है, उसको हम कहते हैं भौमवती अमावस्या। तो भौमवती अमावस्या के समय इस साल 2 भौमवती अमावस्या थी और वो दोनों निकल चुकी हैं। एक मार्च में थी और एक अभी सितंबर में थी। तो भौमवती अमावस्या वाले दिन हम जो कार्य जितने हम पूजा पाठ हम अपनी तरफ से अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध में पितृपक्ष के अंदर करते हैं। हम या तो उसको पितृपक्ष में सर्वपितृकार्य अमावस्या वाले दिन कर सकते हैं और अगर नहीं कर सकते किसी वजह से, तो हमें भौमवती अमावस्या वाले दिन ये करने का अधिकार होता है और हमारे पितृ उसी प्रकार हमसे प्रसन्न होते हैं, जैसे कि हम श्राद्ध के दिन में अपने जब पितरों के निमित्त पूजा करते हैं, उसी प्रकार प्रसन्न होते हैं। बिल्कुल। तो इसी उम्मीद के साथ कि ये पितृपक्ष आप सभी दर्शकों के लिए शुभ फलदायी हों और इन्हीं मनोकामनाओं के साथ आचार्य आदित्य, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे दर्शकों का, जी। और कुछ पितृपक्ष से जुड़े जो सवाल थे, जो क्वेरीज थी, उसको भी समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, नमस्कार। थे अमर उजाला पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।